कृषिवत्स नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग चैनल से। धान की फसल में अधिक फुटाव अर्थात कल्लों की संख्या बढ़ाने व पत्ती लपेटक जैसे कीटों से बचाव के लिए धान में पाटा लगाने की विधि प्राचीन काल में विकसित की गई थी, जिसे आजकल कई नामों से बताया जा रहा है। लेकिन उसकी संपूर्ण व सही जानकारी न होने के कारण, गलत विधि अपनाने के कारण किसानों को इस विधि से फायदा होने की जगह नुकसान हो रहा है और यह विधि उनके लिए वरदान की जगह अभिशाप साबित हो रही है। आज मैं आपको इस विधि की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। ए टू जेड जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो इस विधि के आप विशेषज्ञ हो जाएंगे। आपसे एक निवेदन है कि आप पहले अपना हाथ साफ करने के लिए इसे अपने खेत के छोटे क्षेत्र में अपना हाथ साफ करें। तत्पश्चात आप अपने खेत के बड़े हिस्से में इसका प्रयोग करें। इस वीडियो को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह जो तकनीक है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है। उसके बाद दूसरे भाग में हम यह जानेंगे कि यह तकनीक काम कैसे करती है। हम इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे कि हमारी फसल में किस तरह से कल्लों की संख्या बढ़ती है, किस तरह से अधिक फुटाव आता है। उसके बाद हम तीसरे भाग में आपके साथ इस विधि को करने का बिल्कुल सही तरीका शेयर करेंगे तथा इस विधि के बारे में जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का समाधान आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। इस वीडियो के चौथे भाग में हम आपको ये बताएंगे कि इस विधि से किस तरह से आप पत्ती लपेटक जैसे कीटों से अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं और इसके अलावा आपकी फसल में वायु संचार को बढ़ाने के लिए यह विधि किस तरह से लाभदायक है। इसके अतिरिक्त आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अद्भुत जानकारी शेयर करने वाला हूं, किस तरह से जापान, कोरिया और थाईलैंड के किसान अपनी धान की फसल में कीटों से बचाव के लिए जैविक तरीका अपनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह जो तकनीक है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका आविष्कार कैसे हुआ। जैसे कि आपको पता है कि प्राचीन काल में हमारे जो पूर्वज थे वह धान की रोपाई नहीं करते थे, बुआई करते थे। जब बुआई करते थे तो पौधा अंकुरण के बाद काफी तेजी से विकास करता था, जिससे कि पौधा लंबाई में बढ़ने लगता था। लंबाई में बढ़ने के कारण पौधा काफी कमजोर हो जाता था और किसानों को उत्पादन कम मिलता था। तब हमारे पूर्वजों ने पौधे की ग्रोथ को रोकने के लिए यह पाटा लगाने की विधि विकसित की गई थी। वह पौधे के ऊपर पाटा लगा देते थे, जिससे कि पौधा टूट जाता था और पौधे की ग्रोथ रुक जाती थी। ग्रोथ रुकने से फुटाव अधिक होता था और कल्ले अधिक निकलते थे, जिससे कि उनको उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलता था। हमारे पूर्वज इस विधि को सूखे और पानी दोनों में ही पाटा लगाकर करते थे। हम जानेंगे कि यह जो पाटा लगाने की तकनीक है यह किस तरह से काम करती है हमारे पौधों में, इसका हम वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। जब हमारे पौधे के ऊपर से, ये आप पौधा देख रहे हैं, जब पाटा इसके ऊपर से गुजरता है तो इस पौधे में इस तरह से ये पौधा मुड़ जाता है। जब यह पौधा मुड़ता है तो पौधा मुड़ने की वजह से इस पौधे में कंपन होता है और इसकी जड़ें अपने स्थान पे उनमें एक तनाव महसूस करती हैं, उन्हें डिस्टर्बेंस महसूस होता है, जिससे जो हमारे पौधे की जड़ें हैं वह स्ट्रेस और तनाव में आ जाती हैं। स्ट्रेस और तनाव में आने के कारण पौधों में फुटाव अधिक होता है और कल्ले अधिक निकलते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या होता है कि जब पाटा इसके ऊपर से गुजरता है तो ये आपका ज़मीन के अंदर का हिस्सा है और ये ज़मीन के ऊपर का हिस्सा है। तो पाटा गुजरने की वजह से ये पाटा जब इस तरह से मुड़ता है तो यहाँ पर जो पौधा है, पौधे के अंदर जो
कोशिकाएं होती हैं, सेल होते हैं, वे अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो पौधे में भोजन का प्रवाह कम हो जाता है। जब पौधे में भोजन का प्रवाह कम हो जाता है तो जलें क्या करती हैं कि उस समय जल के पास से और अधिक फुटाव करती हैं, और जब और अधिक फुटाव होता है तो कल्लों की संख्या बढ़ जाती है। जब कल्लों की संख्या बढ़ जाती है तो बालियां बढ़ जाती हैं। जब बालियां बढ़ जाती हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है और खुशहाल किसान। अब हम इस हिस्से में यह जानेंगे कि इस विधि को करने का सही तरीका क्या है। तो इस विधि के बारे में किसानों के द्वारा पूछे गए सबसे अधिक प्रश्नों में से मैं कुछ प्रश्नों को सेलेक्ट करके उन प्रश्नों का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कई किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि क्या रासायनिक खेती में पाटा लगाने की आवश्यकता है या नहीं है। रासायनिक खेती जब से हम लोगों ने शुरू किया तो पौधे से पौधे की उचित दूरी, बहुत ही अच्छा रासायनिक का पोषण, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था और उच्च प्रबंधन के कारण अपने आप उत्पादन काफ़ी अधिक बढ़ गया है। रही बात पौधों को तनाव देने की, स्ट्रेस देने की, तो वह एक बार पौधों को तनाव अपने आप प्राप्त हो जाता है जब हम पौधे की रोपाई करते हैं। तो रोपाई करते हैं जब खेत में, तो पौधा एक जगह से उखड़ कर दूसरी जगह लगता है तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और पौधा पुनः स्थापित करने में 6 से 7 दिन लेता है। 6 से 7 दिन लेने के बाद में 10 से 12 दिन में कल्ले निकलने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो जाती है। लेकिन फिर भी हम यदि रासायनिक खेती में भी पाटा लगाते हैं तो हमारे उत्पादन में फर्क पड़ता है, यह प्रयोग में पाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रासायनिक में आपको और अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो आप पाटा लगा सकते हैं, लेकिन जैविक में तो आपको पाटा लगाना अत्यंत अनिवार्य है अच्छे उत्पादन के लिए। इसके बाद जो सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है कि फसल में पाटा लगाने का सही समय क्या है और एक फसल में कितनी बार पाटा लगाना है। पूरी फसल में आपको 2 बार पाटा लगाना है। जो पहली बार आपको पाटा लगाना है वह 15 से 20 दिन के बीच में, और जो आपको दूसरी बार पाटा लगाना है वह 30 से 35 दिनों के बीच में। लेकिन पाटा लगाने का जो सर्वोत्तम समय है वह पहली बार 18 से 20 दिन और दूसरी बार 25 से 28 दिन। हमें यह ध्यान रखना है कि 2 पाटा के बीच में कम से कम 7 से 10 दिन का अंतर होना चाहिए। जो कल्ले हैं वह पूरी फसल में 40 दिन तक निकलते हैं, तो इसलिए आपको जो पाटा लगाना है वह 40 दिन के अंदर ही लगाना है। यदि आप 40 दिन के बाद पाटा लगाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कई किसान भाइयों का यह प्रश्न आता है कि जब हम खेत में पाटा लगाते हैं तो एक बार जब हम पाटा लगाएंगे तो खेत में कितनी बार पाटे को घुमाना है। तो जब आप एक बार पाटा लगाएंगे तो आपको खेत में 2 बार पाटा घुमाना है, क्योंकि अगर आप एक बार पाटा घुमाते हैं तो पौधा जब मुड़ता है तो जड़ों में जितना आवश्यक कंपन होना चाहिए उतना आवश्यक कंपन नहीं आ पाता है, जिससे कि कल्ले कम निकलते हैं और फुटाव कम होता है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि पाटे की लंबाई कितनी होनी चाहिए और वजन कितना होना चाहिए। लंबाई जो एक आदर्श लंबाई है वह 8 से 10 फुट की लंबाई है। अगर आप इससे ज़्यादा लंबा ले लेंगे तो आपको पाटा लगाने में दिक्कत आएगी। अगर आपकी लंबाई काफ़ी कम होगी तो भी आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर इसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो पाटे का वजन है वह आदर्श वजन क्या है। अगर आपका पाटा 8 फुट का है तो आपके पाटे का वजन 20 किलो होना चाहिए। अगर आपका पाटा 10 फुट का है तो आपके पाटे का वजन 25 किलो होना चाहिए। आप पाटे का वजन बढ़ाने के लिए आप हरे सूखे बांस को भी आपस में जोड़कर एक आदर्श वजन प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपका पाटा हल्का रहेगा तो जब वह पौधे के ऊपर से गुजरेगा तो पौधे के अंदर इतना कंपन नहीं कर पाएगा कि पौधे की जड़ कंपन महसूस करे या पौधे कि जल के ऊपर का जो हिस्सा है उसकी कोशिकाएं अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हों। इसलिए आदर्श वजन लेना बहुत जरूरी है। आपके पाटे का वजन इतना होना चाहिए कि जब आपका पाटा पौधे के ऊपर से गुजरे तो पौधा झुक जाए और झुकने के बाद में जड़ों में कंपन हो और पाटा हटते ही पौधा पुनः खड़ा हो जाए। लेकिन अगर आपने पाटे का वजन बहुत ज़्यादा कर दिया फिर आपको क्या समस्या आएगी कि जब आप पाटा लगाएंगे तो पाटे के साथ पौधा मिट्टी में लिपट जाएगा और लिपट कर पौधा टूट जाएगा और उखड़ जाएगा, जिससे कि आपको फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद जो सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है वह यह होता है कि पौधे के अंदर हमें जो पाटा लगाना है वह पानी में लगाना है या सूखा लगाना है। जब आप पाटा लगाते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका पौधा इतना टाइट हो कि वह पाटा लगने के बाद पुनः खड़ा हो जाए। अगर पौधा टाइट नहीं होगा या मिट्टी टाइट नहीं होगी तो आपका पौधा उखड़ जाएगा। कुछ किसान भाई पूछते हैं कि क्या हम पाटा सूखे में भी लगा सकते हैं? नहीं, आप पाटा सूखे में आपको नहीं लगाना है, नहीं तो पौधे टूट जाएंगे। आपको जो पाटा लगाना है वह पाटा पानी में लगाना है। इसके बाद प्रश्न आता है कि जब हम पाटा लगाएं तो हमारे धान के खेत में कितना पानी होना चाहिए। जब आप धान के खेत में पाटा लगाएंगे तो जो पानी है वह पानी 4 से 6 इंच तक होना चाहिए। यदि आपका पानी बहुत कम रहेगा तो पाटा पौधे को डैमेज करेगा और पौधा मिट्टी में चिपट कर टूट कर उखड़ जाएगा। और अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा होगा तो आप जब पाटा लगाएंगे तो आपका पाटा ऊपर तैरता रहेगा, पौधे में कंपन नहीं होगा, उसकी जड़ों में कंपन महसूस नहीं होगा, जिससे कि आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा। आपका काम बिल्कुल बेकार जाएगा। इसलिए आपको पानी के विषय में बहुत ध्यान देना है। अब हम ये जानेंगे कि पाटा लगाकर हम अपने धान की फसल को कीटों से किस तरह बचाव करते हैं। जानेंगे कि पाटा लगाने से किस तरह हम कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं अपनी फसलों में। पत्ती लपेटक, राइज विस्पा, पत्ती फुदका, इस तरह के कीट हमारी धान की फसल में 15 से 30 दिन के दौरान लगते हैं और पत्तियों पर अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। शुरुआती अवस्था में इन कीटों के अंडा, लार्वा, बच्चा या कीट काफ़ी कमज़ोर होते हैं ये और इनकी संख्या भी काफ़ी कम होती है, तो इन्हें आप केवल पानी की हल्की फुहार से भी नष्ट कर सकते हैं। कई बार तो तेज बारिश भी आपका ये काम कर जाती है। तो जब आप पाटा लगाते हैं तो आपके पौधे की पत्तियां पानी में डूबती हैं। पानी में जब डूबती हैं तो इन कीटों की जो कॉलोनियां हैं वो धुल कर पानी में आ जाती हैं और कीड़े पानी में आ जाते हैं और डूबकर नष्ट हो जाते हैं। यदि संभव हो तो पाटा लगाने के बाद हम अपने धान के खेत का पानी बाहर निकाल दें। अगर हम धान के खेत का पानी बाहर निकाल देंगे तो हमें और लाभ होगा, क्योंकि उस पानी के साथ में अंडा, लार्वा, कीटों के बच्चे बहकर बाहर चले जाएंगे। अब हम ये बात करते हैं कि पाटा लगाने से किस तरह हमारे पौधे की मिट्टी पर से काई हट जाती है। जैसा कि आपको पता है कि धान की फसल में जब लगातार पानी भरा रहता है, क्योंकि कई बार ना चाहते हुए भी मानसून की वजह से लगातार खेत में पानी भरा रहने से हमारे धान के खेत में काई की एक मोटी परत जम जाती है। उस मोटी परत के जम जाने से पौधों की जड़ों तक वायु संचार नहीं हो पाता है, जिससे कि हमारे पौधे का विकास बाधित होता है। जब हम पाटा लगाते हैं तो पाटा लगाने से वह काई की परत टूट जाती है और पौधों की जड़ों तक वायु संचार पुनः शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारी पौधे की ग्रोथ
तेज हो जाती है और पौधे का विकास अच्छा होता है। यदि किसी कारण से आप खेत में पाटा ना लगा सकें तो आप बेर की डाली काटकर उस डाली को भी अगर आप अपने खेत की फसल में धान के ऊपर से घुमाएंगे तो बेर की डाली में लगे कांटे में कीट फंस कर अलग हो जाते हैं और पानी में धुलकर समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जापान, कोरिया और थाईलैंड में जैविक खेती करने वाले धान के किसान किस तरह से अपनी फसल में कीटों से बचाव करते हैं। जापान और कोरिया के किसान अपनी फसल को कीटों से बचाने के लिए बत्तख का पालन करते हैं। जापान और थाईलैंड के किसान इसके अतिरिक्त अपने खेत में मछलियों का भी पालन करते हैं कीटों से बचाव के लिए। अगर मेरा कोई टॉपिक रह गया है या अगर आपके कोई प्रश्न रह गए हैं तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपके उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसानों के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियो मैं लेकर आऊं। धन्यवाद।